हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के 43 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि ज्योमेट्री से है। बोला है ए बी 6 सेंटीमीटर और सी डी 8 सेंटीमीटर लंबी दो ऐसी समानांतर जीवाएं हैं जो समानांतर व्यास के विपरीत दिशाओं में हैं। तदनुसार अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उन जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यह आपका एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल हम ले लिए। अब इसमें दो जीवा है, एक जीवा तो आपका ए बी है और दूसरा सी डी, ठीक है। दो जीवा हम बना लिए, एक ए बी जीवा बना लिए और दूसरा जीवा आपका सी डी। अच्छा, जीवा किसको बोलते हैं? परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जैसे यह हमारा अगर सर्कल है तो परिधि के किसी दो बिंदु को अगर मिला देंगे ना तो वह जीवा कहलाएगा, और अगर परिधि के दो बिंदु को मिलाएं और वह केंद्र बिंदु से होकर गुजरा तो यह व्यास कहलाएगा। तो यह आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। तो इस सर्किल में दो जीवा है, एक जीवा है ए बी 6 सेंटीमीटर, चलिए इसका माप हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। दूसरा जीवा है सी डी, यह 8 सेंटीमीटर। अच्छा, यह 8 सेंटीमीटर वाला जीवा कहाँ पे बनाए, है ना? इसके बगल में बना दे, नीचे बनाए, बाएं बनाए, दाएं बनाए, कहाँ पे बनाए? तो बोला है कि जो अपने समानांतर व्यास के विपरीत दिशा में, व्यास के विपरीत दिशा में मतलब कि जहाँ पे केंद्र बिंदु होगा वहीं तो व्यास होगा। यह आपका व्यास हो गया, है ना? यहाँ से रेखा खींच देंगे तो व्यास हो जाएगा ना। तो व्यास के विपरीत दिशा में यानी कि एक जीवा अगर ऊपर है तो दूसरा जीवा कहाँ पे होगा? नीचे। तो ए बी अगर ऊपर है तो जो दूसरा जीवा आपका सी डी होगा वह कहाँ पे होगा? वह आपका नीचे होगा। और इस सी डी जीवा का माप कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, अब बोला है अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में त्रिज्या भी, वृत्त का त्रिज्या भी दे रखा है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं ना उसमें हमें इस त्रिज्या की आवश्यकता नहीं होगी। तो पूछा है उन जीवाओं के बीच की दूरी। अच्छा, उन जीवाओं के बीच की दूरी तो लंबवत दूरी निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। हालांकि यह दोनों जीवा जो है वह समानांतर है। समानांतर करने का मतलब इसके बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा? समान होगा। तो हमें यही बताना है इन जीवाओं के बीच की दूरी। अगर हम इसको m लेते हैं और इस पॉइंट को n लेते हैं तो हमें mn का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। अब क्वेश्चन तो आपका समझ चुके हैं कि क्या है, हमें इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताना है। तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यानी mn का वैल्यू देखिए क्या होगा? दोनों जीवाओं के योग का आधा। तो एक जीवा कितना है? 8, दूसरा कितना है? 6। तो 8 + 6 14, और 14 का आधा कितना होगा? 7। यानी दोनों जीवाओं के बीच का दूरी यही आपका 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। 8 + 6 बट्टा 2, 8 और 6 14, 14 बट्टा 2 यानी कि कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, इसके मदद से हम लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दे सकते हैं। जब भी दो जीवा दे वृत्त में और उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछे तो हमें क्या करना है? उन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना है। आधा किस केस में करेंगे? जब दोनों जीवा विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा केस भी इस क्वेश्चन में बनता है कि अगर दोनों जीवा एक ही दिशा में होता, जैसे यह हमारा सर्कल हो गया और दोनों, यह केंद्र बिंदु हो गया और केंद्र बिंदु के एक ही तरफ दोनों जीवा, ठीक है, एक ही तरफ देख लीजिए, व्यास के एक ही तरफ या केंद्र के एक ही तरफ दोनों जीवा। अब एक जीवा ए बी, तो नीचे वाला ए बी हम ले लेते हैं, ऊपर वाला हम सी डी ले लेते हैं, क्योंकि सी डी का माप ज़्यादा है ना। जितना ऊपर ले जाएंगे माप ज़्यादा जाएगा केंद्र की ओर। तो एक आपका यह 6 सेंटीमीटर है, यह 8 सेंटीमीटर। अब इसके बीच का दूरी, तो अब तो इसके बीच का दूरी कम हो जाएगा इसके तुलना में। जब व्यास के विपरीत दिशा में होगा उस केस में इसके बीच का दूरी तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर दोनों व्यास के एक ही तरफ होगा उस केस में इसके बीच का दूरी कम होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम m लेते हैं, यहाँ पे n लेते हैं, तो इसके बीच का दूरी यानी mn का वैल्यू क्या होगा? तो अब हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। तो 8 और 6 में अंतर कितना का? 2 का, और 2 का आधा 1। यानी दोनों जीवा अगर व्यास के एक ही तरफ हो उस केस में इनके बीच का दूरी होगा इनके अंतर का आधा, और अगर विपरीत दिशा में हो उस केस में इनके बीच का दूरी होगा इनके योग का आधा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? इनके योग का आधा। तो 8 और 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर?
अगर मान लीजिए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आंसर तो आप निकाल चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या करता ना कि इस वाले जीवा का लंबाई नहीं देता, इसका लंबाई नहीं देता, इसके बीच का दूरी दे देता, जैसे अभी कितना निकाले हैं 7, तो इनके बीच का दूरी दे देता 7, एक जीवा का लंबाई दे देगा, इसके बीच का दूरी दे देगा, दूसरे जीवा का माप पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा कि दोनों को जोड़ के आधा करिए, तो एक जीवा कितना है 6 है। अच्छा, दूसरा जीवा का लंबाई नहीं पता है तो इसको हम x मान लेंगे और इसको करेंगे आधा, इससे इन जीवाओं के बीच का दूरी निकल जाएगा और इसके बीच का दूरी कितना है 7 है। अब इसको सोल्व करिए, आप x का वैल्यू बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7 दूना 14 प्लस 6 बराबर के उधर जाके माइनस होगा, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जीवा का लंबाई भी निकाल सकते हैं। अगर किसी एक जीवा का लंबाई दे करके इनके बीच का दूरी दे करके दूसरा जीवा का लंबाई पूछेगा तो आप यह मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक जीवा को 6 ले लेंगे, दूसरा को हम x ले लेंगे, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 6 प्लस x बट्टा 2 ही तो होगा, योग का आधा होगा, है ना। तो जीवाओं के बीच की दूरी इतना होगा जबकि दिया गया है 7। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। लेकिन अगर दोनों जीवा एक ही दिशा में होता और तब उसके बीच की दूरी देता तो अंतर का आधा करते और बराबर में जो जीवा के बीच की दूरी है उसको लिखते, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते। आगे चलिए, अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें त्रिज्या निकालने के लिए बोल दे, हालांकि त्रिज्या दे रखा है लेकिन मान लीजिए कि त्रिज्या निकालने के लिए बोल दे, तब क्या करेंगे। तो गौर से देखिएगा, त्रिज्या कौन होगा, अगर हम इसको मिला देंगे तो यही तो त्रिज्या होगा। अब इसको गौर से देखिएगा, आप इसको अगर मिला देंगे तो यही क्या होगा, त्रिज्या होगा। अब हमें त्रिज्या निकालना होगा तो यह देखिए, यह आपका आधार होगा, यह लंब होगा और यह क्या होगा, कर्ण। यानी त्रिज्या का मतलब हो जाता है कर्ण। त्रिज्या का मतलब क्या हो जाता है, कर्ण। चूंकि यहाँ पे हम लोग लंब डालते हैं इसके ऊपर, तो त्रिज्या का मतलब हमेशा इसमें कर्ण होता है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, लंब और आधार चाहिए। तो लंब कौन होगा, तो पहला के त्रिज्या का आधा तो 6 का आधा 3, यह हो जाएगा लंब। दूसरा के त्रिज्या का आधा तो 8 का आधा 4, यह हो जाएगा आधार। और अगर लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण क्या होगा 5, क्योंकि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। उस केस में हम लोग त्रिज्या क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे। तो कोई भी चीज पूछेगा उसका जवाब आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। बोला है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी ब्याज के दर से 8 गुना होने में कितना समय। कोई धनराशि जो है ना वो आपका 6 वर्ष में, ठीक है, यानी 6 ईयर्स में यह 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब कि जितना भी डिपॉजिट किया गया है ना उसका 2 गुना। अगर 500 रुपये तो 1000, 10,000 तो 20,000। हमें बताना है कि कितना साल में, वही इसी स्कीम से अगर चले तो कितना साल में 8 गुना हो जाएगा। अब एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एक स्कीम है कि 6 साल में धनराशि आपका 2 गुना हो जाएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 साल में 2 गुना हो जा रहा है, तो 6 साल में धनराशि 2 गुना हो जाएगा। तो आप हमें यह बताइए कि भाई कितना साल में यह 8 गुना होगा अगर 6 साल में 2 गुना होता है। तो तरीका देखिए सोल्व करने का क्या है। यहाँ पे जो उना गुना वाला होता है उसको n1 n2 मानते हैं, तो यह n1 का मान है, यह n2 का मान है। हमें केवल एक चीज सोचना है कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाए। हमें क्या सोचना है कि n1 का पावर क्या रखे कि n2 आ जाए। तो 2 का पावर कितना रखने से 8 आएगा, तो सर 2 का पावर तो 3 रखेंगे तो 8 आएगा। केवल यही डाटा आपको सोचना है कि n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाएगा। अब n1 का पावर जितना रखने से n2 आएगा ना, बस t1 में उतना से गुना कर लीजिए, t2 आ जाएगा। तो 6 तिरिक 18, तो 18 वर्षों में ना, है ना, टाइम को हम लोग t1 t2 से डिनोट करेंगे, तो 18 वर्षों में धनराशि 8 गुना हो जाएगा। पुनः सुनिए क्या है तरीका। n1 का पावर जितना रखने से n2 आ गया ना, t1 में उतना से गुना कर लेंगे तो t2 आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है ना कि t1 t2 का वैल्यू दे देता है, n1 का वैल्यू दे करके n2 पूछ लेता है। तो वही चीज हम देखेंगे कि 6 से 18 करने के लिए कितना से गुना, 3 से गुना, तो 2 का पावर 3 रखेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा कि n2 का वैल्यू क्या होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं k और l समानांतर है। चलिए यह दोनों रेखा समानांतर है, हमें बताना है a डिग्री प्लस b डिग्री का मान क्या होगा, a प्लस b का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे ना कि बीच में एक लाइन खींचेंगे जो बिल्कुल इसके समानांतर होगा, जो इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करे। ठीक है, जो इसके एंगल को भी क्या करे, बाइसेक्ट करे, यानी कि 2 बराबर भाग में बांटे। अब क्या हुआ है, इधर वाला पार्ट भी 45 का आधा यानी 22.5 हो गया,
और इधर वाला पार्ट भी आपका 45 का आधा यानी कि 22.5 हो गया, 22.5। यह भी 22.5, यह भी 22.5, क्योंकि यहाँ जो लाइन हम लोग खींचे हैं वो एंगल को बाइसेक्ट किया है, दो बराबर भागों में बांटा है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, जैसे यह दो रेखा अगर समानांतर है और इसको अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, उस केस में एकांतर कोण बराबर होता है। अब एकांतर कोण कौन सा होगा, तो देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर कोण होता है, और यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इस वाले एंगल का वैल्यू बोलिए कितना, 22.5, तो इस एंगल का मान भी 22.5 होगा। ठीक है, 22.5 क्यों होगा, क्योंकि यह एंगल और यह एंगल एकांतर होगा। समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटा तो यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, एकांतर, तो एकांतर कोण बराबर। तो यह अगर आपका 22.5 है तो यह भी 22.5। उसी तरह से यहाँ पे आइए, अब इस दोनों में लीजिए, यह रेखा और यह रेखा समानांतर है तो यह कोण और यह कोण एकांतर और एकांतर कोण बराबर, तो यह 22.5, तो बी का वैल्यू भी कितना, 22.5। तो ए का मान भी 22.5, बी का मान भी 22.5, तो ए प्लस बी का मान 22.5 प्लस 22.5 यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर 45 डिग्री होगा। एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो इस दोनों का अगर योग आपसे पूछा जाए तो यही वाला हो जाएगा, मतलब कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, देखिएगा, जैसे कोई भी चतुर्भुज ऐसे है कि उसका चारों कोना वृत्त के परिधि पर है तो यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 और एंगल B प्लस एंगल D यानी सामने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिएगा A, B, C और D चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या होगा, इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, तो यह वाला 130 है तो यह वाला पक्का कितना होगा, 50 डिग्री होगा, तभी तो सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो यह 130 है तो यह 50 डिग्री होगा। तो एक एंगल तो हम लोग पता कर लिए चक्रीय चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट से, है ना। ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज है, इस लाइन को मत देखिए आप, ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो यह 130 है तो यह 50 होगा, तभी तो दोनों का योग 180 होगा। अब आगे हमें बताना है एंगल CAB का मान, इस वाले एंगल का मान बताना है। अब आप चलिए त्रिभुज में, आपको चलना है त्रिभुज A, B और C में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यह वाला तो आपका 50 है, इस वाले एंगल का मान मालूम हो जाए तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखिएगा क्या है, AB क्या है आपका, व्यास, और व्यास के द्वारा परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यह चीज भी क्लियर हो गया। AB क्या है, व्यास, और व्यास के द्वारा परिधि पर हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण, यह थ्योरम है। अब इस त्रिभुज में देखिए तीन कोण में से दो कोण पता चल गया है, 90 और 50 140, तो तीसरा कोण पक्का 40 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोण हमें पहले से पता है, एक 50 और एक 90, तो 90 और 50 140, तो 140 में 40 ही ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा ना, यानी इस वाले एंगल का वैल्यू आपका कितना होगा, 40 डिग्री। तो दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने के कोण का योग 180, और दूसरा व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री, और तीसरा कॉन्सेप्ट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इन तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों को पिघलने से बने बड़े घन की भुजा क्या होगी। तीन घनों को पिघला के एक बड़ा घन बनाया गया है, हमें उस बड़े घन की भुजा बताना है। तो जब भी किसी आकृति को पिघला करके किसी दूसरी आकृति में बदला जाएगा, उस केस में उसका आयतन जो होता है ना, वह बराबर होता है। तो इस तीनों घन को पिघला के एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़े घन का भुजा क्या होगा, तो बड़े घन की भुजा हम ले लेते हैं A, तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, A क्यूब। अच्छा, इस बड़े घन का जो आयतन होगा ना, वह तीनों घन के आयतन के बराबर, तो एक घन का भुजा 6 है तो 6 का क्यूब, दूसरा का भुजा आपका 8 है तो आयतन 8 का क्यूब, और तीसरा का भुजा आपका 10 है तो आयतन 10 का क्यूब। तो तीनों का आयतन निकाल लिए, तीनों के आयतन के योग के बराबर उस बड़े घन का आयतन होगा। तो बड़े घन की भुजा A, तो इसका आयतन A क्यूब, इस बड़े घन का आयतन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। अब यहां से देख लीजिए A क्यूब का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा। अगर आप 6 का क्यूब करते हैं तो यह 216 हो जाएगा,
8 का क्यूब करते हैं तो 512 हो जाएगा, और 10 का क्यूब करते हैं तो यह आपका 1000 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ए का मान क्या होगा, सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो 1728 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो क्या होगा 1728। और इधर से अगर क्यूब हटाते हैं तो इधर जो है ना क्यूबिक रूट यानी कि 1/3 हो जाएगा। पावर को बाईं ओर से दाईं ओर लाते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो इधर 3 है तो इधर 1/3 हो जाएगा। और 1/3 का मतलब घनमूल होता है, और 1728 का घनमूल आपका कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 1728 का घनमूल कितना होता है 12, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 12 हो जाएगा, विकल्प सी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है tan 315 का मान क्या होगा। देखिए tan 315 के लिए हम क्या करेंगे, tan 315 को हम लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इतना तो लिखा जा सकता है। 360 में से 45 माइनस करिएगा तो 315 हो जाएगा। अब आगे 360 का मतलब जीरो होता है, 360 का मतलब क्या होता है जीरो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, अगर इसके जगह जीरो तो जीरो माइनस 45 क्या होगा tan माइनस 45 डिग्री, मतलब हमें tan माइनस 45 का मान निकालना है। और tan माइनस 45 होता है माइनस tan 45, यानी tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है। ठीक है, केवल आपका cos और sec, cos अगर माइनस थीटा है तो यह आपका प्लस cos थीटा हो जाता है, यानी नेगेटिव चिन्ह से कोई मतलब नहीं। उसी तरह से cos का ही उल्टा sec होता है, तो sec माइनस थीटा अगर है तो आपका प्लस sec थीटा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी कोई भी है, अगर मान लीजिए tan माइनस थीटा कहीं लिखा हुआ है तो वह क्या होगा माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या आया tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, तो माइनस tan 45 का मान 1, यानी कि -1 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है, एक ही लाइन पे आ जाता है। जैसे देखिए 0, 90, 180, 270, 360, तो 0 बराबर क्या होगा 360, तो जहाँ भी 360 होगा वहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज जमीन से डोर के झुकाव का माप क्या होगा, यानी कोण बताना है। देखिए कहाँ पे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है 50 मीटर की ऊंचाई पे, 50 मीटर लंबत ऊंचाई है, और बोला है यदि डोर की लंबाई 100 मीटर, देखिए यही तो डोर होगा ना, इसी तरीके से तो हम लोग पतंग उड़ाते हैं, यह आपका डोर का लंबाई होगा, इस तरीके से उड़ाते हैं, तो यह आपका डोर का लंबाई। हमेशा पतंग के डोर का लंबाई अगर पूछा जाए मतलब आपसे कर्ण पूछा गया है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है वह आपका लंब हो जाएगा। हमें बताना है क्षैतिज जमीन के डोर के साथ, अच्छा यह तो आपका कितना है डोर की लंबाई 100 मीटर है, हमें कोण बताना है। जब भी कोण पूछे तो आप यही वाला कोण निकालिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, तो कोई ऐसा आप त्रिकोणमितीय रेशियो लगाइए जिससे लंब और कर्ण में संबंध आ जाए। तो लंब और कर्ण में संबंध आपका या तो साइन थीटा में होता है या फिर कॉसिक थीटा में होता है, तो हम साइन थीटा निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे वाले एंगल की बात करें, इसको अगर हम थीटा ले ले तो अब साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है 50 और कर्ण कितना है 100। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण तो 50/100। अब साइन थीटा का वैल्यू बोलिए क्या होगा 50/100, यानी कि 1/2। अब साइन थीटा का मान 1/2 आया, तो आप बताओ कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है 30 डिग्री का ना, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 30 डिग्री। बस आगे चलिए अगला क्वेश्चन, x² + 3x + 1 बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए x + 1/x का मान अगर देना तो हम लोग x³ + 1/x³ का मान बड़े आराम से निकालते हैं, और हमेशा इसका मान देकर के इसका मान पूछेगा। x + 1/x का मान अगर a है तो x³ + 1/x³ का मान a³ - 3a होगा। मतलब x + 1/x का जो भी वैल्यू देगा एक बार उसका क्यूब करेंगे और एक बार तिगुना करेंगे और घटा लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि x³ + 1/x³ का तो मान पूछा है, बट इसका वैल्यू दे रखा है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाएंगे देखिएगा, x² को तो अपने जगह रहने दीजिए, +1 को अपने जगह रहने दीजिए, और जो x वाला है उसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो +3x है बराबर के इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर के इस तरफ ले गए, बराबर के बाईं ओर से दाईं ओर कोई भी संख्या कोई भी वेरिएबल जाएगा तो उसका चिन्ह बदलेगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दूसरा चीज, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो सभी में x से भाग करिए, तो x² में x से भाग करिएगा x बचेगा,
1 में x से भाग करिएगा 1/x होगा, और -3x में x से भाग करिएगा -3 होगा। बस आ गया x + 1/x का वैल्यू कितना, -3। हम लोगों से क्या पूछा है, x³ + 1/x³ का मान। तो हम क्या करेंगे, देखिए x + 1/x का मान अगर a³ का मान, तो एक बार इस वैल्यू को हम लोग करेंगे क्यूब और एक बार करेंगे तिगुना, यानी 3 गुना -3, और यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, देख लो ना, x + 1/x का मान, इसका मान, तो एक बार क्यूब एक बार तिगुना, बीच में माइनस। तो x + 1/x का मान -3, तो -3 का क्यूब गुना 3 गुना -3 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। -3 का क्यूब क्या होगा, -27 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 × 9 + 9। 27 में 9 ऐड करेंगे तो एक माइनस में है एक प्लस में है तो घटेगा। 27 में से 9 माइनस करिए 18, चिन्ह बड़का का यानी -18। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x + 1/x के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, और एक बार x + 1/x का मान निकल गया तो इसका वैल्यू निकालना होगा, तो एक बार क्यूब एक बार तिगुना और घटा लेना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, समान शेष कब बचता है, जब किसी भी संख्या में उसके अंतर के HCF से भाग करते हैं। ठीक है, अंतर के HCF से भाग करते हैं तो समान शेष बचता है। तो हम इनका अंतर निकालेंगे। 3 संख्या है तो 3 अंतर। सबसे पहले इस दोनों का अंतर देखिए कितना का, तो 87 में से 63 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। पहला अंतर निकल गया। दूसरा अंतर इस दोनों का निकालिए, तो 123 में से 27 माइनस करिए, 87 माइनस करिएगा, कितना होगा, 36 हो जाएगा। और तीसरा अंतर इस दोनों का होगा, तो 123 में से 63 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कैसे निकालना है, a - b, फिर आपको करना है b - c, फिर आपको करना है c - a। ठीक है, यानी पहला में से दूसरा, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको घटाना है। हमेशा बड़का में से छोटका आप घटाइएगा। तो इस दोनों का अंतर 24 का, इस दोनों का अंतर 36 का, और अंतिम और पहला का अंतर 60 का। तो क्या किए हम लोग, सबसे पहले अंतर निकाल लिए। अब अंतर का क्या करेंगे हम लोग, अंतर का अगर हम HCF निकाल लेंगे तो किसी भी संख्या में अगर उसके अंतर के HCF से भाग करिएगा ना तो समान शेष बचता है। अगर दो संख्या की भी बात करें, अगर हम आपसे कहे कि 19 में और 15 में किस संख्या से भाग करें कि समान शेष बचे, तो इसका अंतर चेक करिए। 19 और 15 में कितना का अंतर, 4 का। 4 से भाग करके देख लीजिए, दोनों में समान शेष बचेगा। 4 × 4 = 16 शेष 3, 4 × 3 = 12 शेष 3। तो अंतर से भाग करने पर समान शेष बचता है। लेकिन जब एक संख्या होगा तो अंतर इस तरह से निकालेंगे, लेकिन एक से ज्यादा संख्या होगा फिर कैसे करेंगे, पहला में से दूसरा, दूसरा में से तीसरा, तीसरा में से पहला घटा के जो वैल्यू आएगा उसका हम HCF निकालेंगे, क्योंकि बड़ा से बड़ा संभव मान पूछा है। तो 24, 36 और 60 का HCF क्या होगा, 12, क्योंकि इन तीनों का HCF वह बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो इस तीनों को काटेगा। तो तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा विकल्प, देखिए 18 तीनों को नहीं काटेगा, 16 भी नहीं काटेगा, सबसे बड़ा विकल्प कौन है, 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। अब 12 से भाग देके चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से भी हम भाग करके चेक कर लेते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या जिससे इस तीनों में भाग करने पर समान शेष, तो सबसे बड़ा वैल्यू उठाइए 18। 18 से भाग करके देखिए, 18 × 3 = 54, 9 है ना, और उसमें भाग करिए 18 × 4 = 72 शेष 15, इसका शेष कुछ और, इसका शेष कुछ और, यहाँ आंसर नहीं होगा। इससे भाग करिए 16 शेष, 16 × 3 = 48, 15 शेष, 16 × 5 = 80, 7 शेष, यह भी आंसर नहीं होगा। इससे भाग करिए 12 × 5 = 60 शेष 3, 12 × 7 = 84 शेष 3, 12 × 9 = 120 शेष 3। तो हमारा आंसर विकल्प सी होगा। तो आप बाई ऑप्शन भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से है। बोला है एक व्यक्ति मेज को 10% लाभ पर बेचता है। गौर से समझिएगा क्या क्वेश्चन है, 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब यह है ना कि वस्तु का क्रयमूल हम मान लेते हैं 100 रुपये। ध्यान रखिएगा, यह क्रयमूल माने हैं, क्रयमूल 100 रुपये मानते हैं। तो 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपया का सामान कितना में बेचता है, 110 में बेचता है। ठीक है, आगे चलिए। अगर उस मेज को वह क्रयमूल से 5% कम में खरीदता, अब वह सोच रहा है कि अगर क्रयमूल से 5% कम में खरीदते, मतलब अभी तो 100 में खरीदा है ना, अगर इससे 5% कम में खरीदता मतलब कितना में, अगर वह 95 में ही खरीद लेता और 80 रुपये अधिक में भी बेचता। देखिए, पहले वाले विक्रयमूल में और बाद वाले में विक्रयमूल में अंतर कितना का, 80 रुपये का। 80 रुपये अधिक में बेचता, यानी पहले जितना में बेचा है उससे 80 रुपये ज़्यादा में, मतलब दोनों विक्रयमूल में अंतर कितना का, 80 का। तो 20% का लाभ होता। इस क्रयमूल पर
इस क्रैमुल पर 20% लाभ, तो इस पे 20% लाभ तब होगा जब इसके 120% में वस्तु को बेचेंगे, तभी तो 20% का लाभ होगा। अब निकालिए यह विक्रय क्या होगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 19, 2 छक्के 12, 19 गुने 6 यानी कि 114। तो देखिए यह पहले वाला विक्रय मूल्य है और यह बाद वाला विक्रय मूल्य है। दोनों विक्रय मूल्य में देख लीजिए डिफरेंस कितना का आया, 110 से 114 हो गया, तो 4 का डिफरेंस, जबकि रुपए के रूप में 80 रुपए। इसका मतलब यह जो 80 रुपए है ना वह 4 यूनिट का मान है, तो 4 से भाग करिएगा तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें बताना है क्रय मूल्य कितना, यानी 100 यूनिट का मान, तो हम गुना करेंगे 100 से। बस इस तरीके से आप अपना आंसर निकालिए। 20 चौके 80, 20 गुने 100 यानी कि 2000 रुपये इस वस्तु का आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।